नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग गणित विषय में गणित की महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण ये शिक्षण विधियाँ हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण विधियाँ तो अनेक हैं दोस्तों, लेकिन हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की बात करेंगे जिनसे हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कितनी हमारी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड। निगमन विधि आती है, फिर डिडक्टिव मेथड, विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड, संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो ये हमारी हो गई, ये इम्पॉर्टेंट विधियां हैं, इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं गणित की शिक्षण विधियों में। और इनमें से ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आगमन और निगमन विधि है। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी भी पढ़ेंगे हल्के में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आगमन विधि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी? आगमन विधि के बारे में। तो आगमन विधि क्या कहती है? इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों का प्रयोग तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। मतलब इसमें उदाहरणों की सहायता से नियम निकाले जाते हैं। सीधी ये बात है, उदाहरणों तथा प्रयोगों के अध्ययन करके फिर नियम निकाला जाता है। तो इसकी बात और अच्छे समझ लेते हैं कि आगमन विधि में उदाहरण पहले किया जाता है, बाद में नियम दिया जाता है। मतलब उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं आगमन विधि में। ये याद रखेंगी कि इसमें पहले उदाहरण बताया जाएगा, फिर उसका नियम बताया जाएगा आपको। ये वही आगमन विधि। तो इतना याद रखेंगे, उदाहरण पहले और नियम बाद में, तो वो हमारी आगमन विधि हो जाएगी दोस्तों। आइए इसके आगमन विधि के 3 सूत्र हैं, उनको याद कर लेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। एक ये याद रखना कि उदाहरण पहले और नियम बाद में, और ये 3 सूत्र हैं, इनको याद रखिएगा। इन सूत्रों से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि आगमन विधि क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, अज्ञात से ज्ञात की ओर है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें से आपको सही करना होगा। तो ये हमारी 3 सूत्र हैं इसके। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब ज्ञात होगा जो चीज़, उससे अज्ञात की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो ये आगमन विधि में होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारे आगमन विधि के 3 सूत्र हो गए दोस्तों। मतलब हमारा उदाहरण हम पहले देंगे, तो मतलब है हम उदाहरण आसपास की वस्तुओं से ही देंगे, तो जो हमें ज्ञात होगा उसका उदाहरण लेके चलेंगे। और नियम की ओर चलेंगे, मतलब हमें वो ज्ञात नहीं है, यानी अज्ञात है नियम, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। तो वही ये अज्ञात से अज्ञात की ओर हो जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब उदाहरण है तो स्थूल तो है ये दोस्तों। फिर सूक्ष्म की ओर मतलब नियम की ओर बढ़ेंगे, जो कठिन है उसकी ओर बढ़ेंगे, तो वही हमारा सूक्ष्म हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी। नियम हमारे बारीक होते हैं, उनको याद करना ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए सूक्ष्म मानेंगे उनको। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, ये भी हमारी आगमन विधि के अंतर्गत ये सूत्र आता है। फिर आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये हमारे 3 सूत्र याद रखेंगे। इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये 3 सूत्र कौन कौन से हैं आगमन विधि के। और मान लीजिए 3 सूत्र एक में दिए हुए, 2 में 2 दिए हुए हैं, एक भी दिया हुआ, तो टिक लगा दें उसी अनुसार। तो ये याद रखें, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। ये हो गए आगमन विधि के 3 सूत्र। और दोस्तों, इसमें चरण कौन कौन से यूज होते हैं आगमन विधि में, तो ये ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम हम एक उदाहरण लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बच्चों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। फिर उस उदाहरण का क्या किया जाता है दोस्तों? उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद स्टेप आता है, उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाते हैं, जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है, जिसे हम लोग सामान्यीकरण कहते हैं। उसके बाद होता है, उस सामान्य नियम का परीक्षण करते हैं तथा उसका सत्यापन किया जाता है। ये हमारी चरण की ये
चरण हैं जो आगमन विधि में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? सर्वप्रथम एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद उससे एक नियम बनाया जाता है उदाहरण के आधार पर, और फिर उसका नियम का जो होता है उसका परीक्षण और सत्यापन किया जाता है। तो ये हो गए हमारे उसके चरण। ये चरण तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों आगे आते हैं, आगमन विधि के गुण याद कर लेंगे दोस्तों। आगमन विधि के गुण देख लेंगे। तो ये है पहला गुण, यह वैज्ञानिक विधि है। दोस्तों कौन सी है? वैज्ञानिक विधि है। इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है। प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित। दोस्तों हम लोग उदाहरण जो उदाहरण लेंगे प्रत्यक्ष ही होगा दोस्तों। जो हमारे आसपास के हैं वही उदाहरण लेते हैं तो हम लोग उनको देख सकते हैं। तो हमारा प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है अर्जित ज्ञान। और इसके बाद दूसरा गुण है, बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। इससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है कि इसके आगे आगे जिज्ञासु होगा बालक, पूछेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि उसको सामने जो उदाहरण है उसके बारे में जानता है और उस नियम की ओर बढ़ता है जो उसे पता नहीं होता। तो उसे जिज्ञासा होती है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा इसके आगे। तो वही हो गया, बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और ये छोटी कक्षाओं के लिए होती है दोस्तों, याद रखेंगे। आगमन विधि जो होती है ये छोटी कक्षाओं के लिए होती है। और चौथा गुण हो गया हमारा दोस्तों, स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम स्थायी होता है। स्वयं से अधिगम करने के कारण दोस्तों, ये उदाहरण जो होगा स्वयं से देखेंगे, स्वयं से करेंगे तो वही स्वयं से अधिगम करने के कारण जो अधिगम होगा हमारा अधिक स्थायी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए ये हमारा अधिगम जो होगा स्थायी रहेगा, हमें अधिक समय तक याद रहेगा, यानी लंबे समय तक याद रहेगा। व्यवहारिक तथा जीवन में लाभप्रद विधि है। ये व्यवहारिक तथा जीवन में लाभप्रद विधि है। आगमन विधि के गुण हुए दोस्तों ये। तो इन गुणों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट गुण हैं। जिज्ञासा बनी रहती है, छोटी कक्षाओं के लिए होती है। जैसे ये हो गया वैज्ञानिक विधि है, इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है। स्वयं करके मतलब करके सीखने पर आधारित है, इसलिए इसका ज्ञान स्थायी होता है। व्यवहारिक तथा जीवन में लाभप्रद विधि है। इतने याद रखेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, इसके दोषों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके दोष कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये उदाहरण लेंगे पहले, फिर उसके बाद नियम निकाल लेंगे। तो ये सबसे अधिक समय तक चलने वाली विधि है, यानी समय अधिक लगता है। तो ये उसका दोष हो गया कि समय अधिक लगता है। जिससे समय अधिक लगेगा तो बहुत सारे कमियां आएंगी दोस्तों। जैसे अधिक परिश्रम व सूझ की आवश्यकता होती है, ये इसका दोष हो गया। अधिक परिश्रम लगेगा इसमें और सूझ की भी आवश्यकता रहती है। तीसरा हो गया, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों अधिक समय लगेगा एक ही चीज़ में तो हम आगे का पाठ्यक्रम यानी आगे के टॉपिक में अधिक समय लगता चला जाएगा, तो आगे के टॉपिक हमारे छूट जाएंगे, यानी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। और ज्ञान की गति धीमी रहती है। ज्ञान की गति धीमी रहती है दोस्तों, हम लोग इसमें धीरे धीरे सीखते हैं। पाठ्यक्रम जब पूरा नहीं हो पाएगा तो ज्ञान की गति धीमे रहेगी, तभी तो पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक टॉपिक में इसमें अधिक समय लग जाता है। तो ये हो गई आगमन विधि दोस्तों। कौन सी? आगमन विधि के हमने गुण दोष पढ़े, उसके सूत्र पढ़े और आगमन विधि के बारे में पढ़ा। क्या होती है दोस्तों, एक बार और फिर से बता देना चाहते हैं। आगमन विधि क्या है? उदाहरण से हम लोग नियम की ओर बढ़ते हैं, यानी पहले उदाहरण देखते हैं फिर नियम की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारी आगमन विधि हो गई। अब आगे आते हैं हम लोग निगमन विधि की ओर। तो निगमन विधि क्या कहती है? इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये वो उदाहरण से स्टार्ट होती थी, ये नियमों से होगी। उसमें उदाहरण का प्रयोग करके नियम क्यों बचते थे, इसमें नियमों का प्रयोग करके हम लोग छात्रों को समस्या का समाधान करेंगे। नियम पहले बताएंगे फिर उसका उदाहरण बताएंगे। तो यही याद रखेंगे इसमें। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस विधि में पहले नियम बताया जाता है फिर बाद में उदाहरण। पहले नियम बताया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाएगा, यानी उदाहरण बताया जाएगा। तो याद रखेंगे आगमन विधि में बिल्कुल उल्टा होता है। ये निगमन विधि जो होती है आगमन विधि के बिल्कुल उल्टा होती है, याद रखेंगे। उसमें उदाहरण पहले था, इसमें नियम पहले है। बाद में उसमें नियम था, इसमें बाद में उदाहरण है। अब आगे आते हैं निगमन विधि के सूत्र देख लेंगे दोस्तों। तो उल्टा है तो निगमन विधि के सूत्र भी उल्टा हो जाएंगे दोस्तों। उसमें हमने ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ा था, इसमें हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ेंगे दोस्तों। किस तरह से?
हम लोगों को जो नियम है, जो रूल है, जो फार्मूला बताया जाएगा वो हमें अज्ञात होगा दोस्तों, वो हमें अज्ञात होगा। और जब हम उसके उदाहरण की ओर बढ़ेंगे तो उदाहरण हमारे आसपास से ही लिया जाता है, तो हमको वो ज्ञात होता है। तो ये हो गया अज्ञात से ज्ञात की ओर। इस तरह से याद रखेंगे निगमन विधि में मतलब नियम है वो हमको ज्ञात नहीं है यानी अज्ञात है, और उदाहरण की ओर बढ़ेंगे तो हमको वो ज्ञात होता है, इसलिए अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा। सब सूक्ष्म से स्थूल की ओर, दूसरा पहला ज्ञात से ज्ञात की हो गया, दूसरा सूक्ष्म से स्थूल की ओर का समझते हैं दोस्तों। सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब नियम, एक बारीकियां होती हैं एक नियम में, और हम स्थूल की ओर बढ़ते हैं यानी उदाहरणों की ओर, तो हमारा उदाहरण स्थूल होता है, तो इसलिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ेंगे इसमें। ये हमारा एक सूत्र और हो गया, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इनको ऐसे याद रखेंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर एक और ये सूत्र है। तो ये 3 सूत्र हैं दोस्तों, ये आगमन विधि के जस्ट उल्टा हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये याद रखेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, निगमन विधि के गुण देखेंगे। निगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं तो देखते हैं। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है, यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। इसमें समय की बचत होती है दोस्तों, इसमें समय की बचत होती है। आगमन विधि का उल्टा है दोस्तों, इसमें समय की बचत होती है, उसमें समय अधिक लगता था, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता था। यहाँ पर समय की बचत होगी और पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा हो जाएगा। और इसमें स्मरण शक्ति के विकास में ये सहायक है, स्मरण शक्ति के विकास में ये सहायक है दोस्तों, क्योंकि ये सीरियल से चलता है। पहले नियम बताया जाता है, फिर उसका उदाहरण दिया जाता है, तो ये हमारा स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। बालक तेजी से सीखता है, इसमें बालक तेजी से सीखता है, उसमें ज्ञान की गति में कमी होती थी, इसमें तेजी होती है, ये तेजी से सीखता है क्योंकि ये सरल और सुविधाजनक है, इसलिए तेजी से सीख लेता है और समय की बचत होती है। और अध्यापक इस विधि का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जो ये विधि है इसी का प्रयोग अध्यापक ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि यह सरल विधि है और समय की बचत भी होती है, इसलिए इसका तेज़ी से सीखते भी बालक इसमें, इसलिए इसका अध्यापक ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और सरल भी है, बहुत सरल है, इसलिए निगमन विधि ज़्यादा प्रयोग की जाती है अध्यापकों द्वारा। अब आगे आते हैं, इसके दोष पढ़ लेंगे दोस्तों। इसके दोष भी कुछ हैं कि रटने की शक्ति पर बल देती है, क्योंकि नियम है दोस्तों, नियम हैं उनको हमें रटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नियम के आधार पर चलेंगे तो उनको रटना पड़ेगा। तो ये इसका एक दोष हो गया कि रटने की शक्ति पर बल देती है, यानी समझना कम, रटने की शक्ति पर ज़्यादा बल देती है। इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है। कैसे दोस्तों अपूर्ण ज्ञान होता है? अपूर्ण ज्ञान क्यों होता है? अपूर्ण ज्ञान का मतलब हुआ कि हमें नियम जो है वो बिल्कुल उसकी डिटेल में बताया नहीं जाता, नियम को बस बता दिया जाता है, उसको रटा दिया जाता है, इसलिए वो अपूर्ण ज्ञान होता है, उसकी एक एक बारीकियों को नहीं ध्यान दिया जाता है, तो ये अपूर्ण ज्ञान होता है इसमें। और ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता दोस्तों, ज्ञान स्थायी इसलिए नहीं रह पाएगा क्योंकि रटा हुआ ज्ञान होता है ये, क्योंकि रटने की शक्ति पर बल देता है, इसलिए ज्ञान स्थायी नहीं रहता है। और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त विधि है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में जब तक हम लोग रटना तो बहुत वो होता है, तो रट कर बच्चा नहीं सीख पाता है। छोटी कक्षाओं के लिए इसलिए अनुपयुक्त है दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही अनुपयुक्त है, क्योंकि नियमों को जो है बड़े बड़े नियम हैं, फार्मूले हैं, वो छोटी कक्षा के बच्चे ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। छोटी कक्षाओं में कोई नियम नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता, हम लोग छोटे छोटे वाक्यों या शब्दों के बारे में सीखते हैं, कोई नियम नहीं होता छोटी कक्षाओं में, इसलिए हम लोग ये अनुपयुक्त विधि होती है प्रयोगशाला छोटी कक्षाओं के लिए। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं उत्पन्न हो पाता, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है नहीं उत्पन्न हो पाता। तो ये हो गई हमारी निगमन विधि के दोष, रटने की शक्ति पर बल देती है इसलिए अपूर्ण ज्ञान है, और इसमें ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त होती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्न नहीं हो पाता वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसलिए ये इसके दोष हो गए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं इससे और ये आगमन और निगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों को अच्छे से नोट करके पढ़ लेंगे दोस्तों और रिवीजन करते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं विश्लेषण विधि, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको याद रखेंगे इसकी, कि किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण कहा जाता है।
विश्लेषण किसे कहा जाता है दोस्तों? किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया विश्लेषण का नाम दिया जाता है उसको। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं दूसरी तरह से, किसी समस्या की तह तक पहुंचना, किसी समस्या की तह तक पहुंचना यानी अंतिम चरण तक पहुंचना, इसमें अज्ञात या का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचना ही विश्लेषण है। यानी जो हमें अज्ञात है उसका रहस्य खोजते खोजते ज्ञात की ओर बढ़ना ही हमारा विश्लेषण कहलाता है। समस्या की तह तक पहुंचा जाता है, इसमें ये होता है विश्लेषण दोस्तों। इसके प्रयोग देख लेंगे। इसका प्रयोग गणित में यानी रेखा गणित में, गणित के सभी भागों में, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है इस विश्लेषण विधि। और इसके प्रमुख बिंदु याद रखेंगे, ये इतना याद रखेंगे प्रमुख बिंदु में भी कि यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि विश्लेषण विधि क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या कोई नहीं, या कुछ और ऑप्शन होगा। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि विश्लेषण विधि क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर है दोस्तों। अज्ञात से हम लोग अनेक खोजते खोजते उसकी तह तक पहुँचते हैं तो वही ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, इसलिए ज्ञात से ज्ञात की ओर है। प्रमेय निर्मेय आदि सिद्ध करने में प्रयुक्त होती है, क्योंकि गणित के लिए प्रयुक्त होती है तो गणित की प्रमेय निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होती है ये विश्लेषण विधि। जैसे पाइथागोरियन प्रमेय, जैसे पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। इसको भी सिद्ध करने के लिए हम लोग विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इसका प्रमुख बिंदु एक और गुण है, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है इसमें, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों यही है, इसको हम लोग एक बार और नोट करके बताया आपको कि विश्लेषण विधि आ जाए, विश्लेषण विधि में पूछे तो उसका कहेंगे क्या है, कैसी विधि है, अज्ञात से ज्ञात की ओर का सूत्र लगता है इसमें विश्लेषण विधि में। कौन सा? अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये याद रखेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है विश्लेषण विधि। उसके बाद आती है संश्लेषण विधि। उसी तरह संश्लेषण विधि का अर्थ है अनेक का एक करना, अनेक का एक करना मतलब अनेक विधियों से सीख के हम लोग एक समस्या का समाधान करें। इसी को अर्थात में समझते हैं कि इसमें अनेक विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है, यानी बल देते हैं। तो यही है अनेक को एक करना, मतलब अनेक विधियों का उपयोग करके एक समस्या का समाधान करना। तो ये हो गई हमारी संश्लेषण विधि। जैसे हिंदी में अगर हमको वाक्य सीखना है तो उसमें सबसे पहले कौन कौन सी विधियाँ लगेंगी? पहले वर्णमाला सिखा कर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाएगा, फिर शब्दों का ज्ञान करा के फिर वाक्य बनाना सिखाया जाएगा। मतलब सबसे पहले हम लोग वर्णमाला सीखेंगे, फिर उनसे शब्द सीखेंगे, और फिर शब्द का जब ज्ञान हो जाएगा उसके पश्चात हम लोग वाक्य बनाना सीखते हैं। तो यही हुआ, अनेक विधियों से होकर हम लोग समस्या का समाधान करेंगे, यानी वाक्य बनाना सीख लेंगे इसमें। तो यही हुआ हमारी संश्लेषण विधि, इस तरह से सीखते हैं, मतलब अनेकों का एक करना, ये हमारी संश्लेषण विधि है। इसके प्रमुख बिंदु में आते हैं दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो यह है, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ये हमारा विश्लेषण विधि का उल्टा है दोस्तों। संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण विधि की उल्टा है, उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर था, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी संश्लेषण विधि का पॉइंट एक। और इसमें है समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है। समस्या का जो समाधान है वो तीव्रता से होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि तीव्रता से होगा तो हम लोग जल्दी जल्दी से हम अपने दिमाग का यूज करेंगे तो वही, और याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, वही स्मरण शक्ति का विकास होगा। और इसका एक और पॉइंट है, अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो उसमें विश्लेषण विधि में स्थायी होता था और इसमें अस्थायी होता है, क्योंकि ये तीव्रता से संभव है। तीव्रता से हम लोग सीखेंगे तो तीव्रता से कोई भी काम करेंगे तो हमारा अस्थायी ही होगा दोस्तों। इसके पॉइंट में है, मुख्य है ये भी, अर्जित ज्ञान जो होता है इसका अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। उसके बाद आता है रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है। रटने की प्रवृत्ति पर इसमें जोर दिया जाता है दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है, इसीलिए तो ये अस्थायी होता है दोस्तों। क्या होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि रटी हुई चीज़ कभी भी भूल सकती है, समझी हुई चीज़ हमारी स्थायी बनी रहती है। तो ये हुआ, रटने की प्रवृत्ति पर इसमें जोर दिया जाता है। और इसका वही
मेन पॉइंट दोस्तों, प्रमुख बिंदु इसमें ये भी है कि संश्लेषण विधि है ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। दोस्तों ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर संश्लेषण विधि से अच्छा प्रश्न बना तो यही बनेगा कि संश्लेषण विधि कैसे चलती है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर यह विधि चलती है। हमारी विश्लेषण विधि थी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती थी, इसमें संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारे महत्वपूर्ण जो हैं विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, वो समाप्त होती हैं। इससे आगे और भी बहुत सारी विधियां हैं, प्रयोजन विधि, प्रयोगशाला विधि, उनका हम लोग अगर ना भी पढ़ें तो काम चल जाएगा। यानी इतने से कभी क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, इतने से ही हमारे आगमन विधि, निगमन विधि से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इनको हम लोग नोट करके अच्छे से समझ लेना दोस्तों, ज़रूर इनसे प्रश्न आने वाला है। सीटेट परीक्षा में या और भी टेट ले लें तो ज़रूर क्वेश्चन इनसे बनेगा दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे यूजे पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, नए अंदाज में। जय हिंद।